हे आहे BBC न्यूज। BBC दुनिया में आज देखिए, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में आमने सामने छात्र और पुलिस। गाजा में जारी जंग पर अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटीज में विरोध प्रदर्शन जारी। कई संस्थानों ने छात्रों को हटाने के लिए बुलाई पुलिस। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, छात्रों को प्रदर्शन का अधिकार, अव्यवस्था फैलाने का नहीं। कवर स्टोरी में दिखाएंगे किस ओर जाता दिख रहा मामला। स्वागत है आपका BBC दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। सुनाएंगे क्या कह रहे हैं अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी। दिखाएंगे एक भारतीय छात्र से बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। यूक्रेन जंग में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों को रूस ने किया खारिज। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूसी सैनिकों ने इस्तेमाल किया जलन पैदा करने वाला क्लोरोपिक्रीन नाम का केमिकल। ईरान में साल 2022 में हुए प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा 16 साल की लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या पर BBC की रिपोर्ट के बाद ईरान में कई एक्टिविस्ट और पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज। ईरानी सरकारी एजेंसी ने कहा, BBC की पड़ताल फर्जी। यूरोपीय संघ साल 2027 तक लेबनान को देगा 1 अरब यूरो की आर्थिक मदद। इसराइल से लगती सीमा की देखरेख पर खर्च होगा इस रकम का बड़ा हिस्सा। इसी सीमा पर हिजबुल्लाह और इस्राएली सेना में तकरीबन हर रोज होती है गोलीबारी। कार्यक्रम में दिखाएंगे इस सीमा पर कैसे हैं हालात। मेरी मन्नत इंशाल्लाह पूरी हो गई है। अगले साल की फिर की मन्नत है, वो भी पूरी हो जाएगा। और ले चलेंगे आपको पाकिस्तान के एक प्राचीन मंदिर में, जहां हो रही है करतारपुर कॉरिडोर जैसी सुविधा की मांग, ताकि आ सके हिंदू समुदाय के लोग। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज BBC दुनिया में। अमेरिका में कई छात्र इन दिनों अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। वो अपनी यूनिवर्सिटी से मांग कर रहे हैं कि वो इजरायली कंपनियों से आर्थिक रिश्ते तोड़ दे। उनके मुताबिक ये कंपनियां और उनमें निवेश कर रहे अमेरिकी संस्थान भी एक तरह से गाजा में जारी जंग के भागीदार हैं। इन छात्रों को हटाने के लिए कई संस्थानों ने पुलिस की मदद ली है। क्या हुआ जब छात्रों और पुलिस का आमना सामना हुआ? कवर स्टोरी में इसी की बात। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में पुलिस दाखिल हुई और उसने फलस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों के कैंप को हटा दिया। उनके इस कैंप को यूनिवर्सिटी ने अवैध घोषित किया था। BBC संवाददाता के मुताबिक कैंप में सैकड़ों प्रदर्शनकारी थे जो कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए थे। कैंप से धुआं उठता भी देखा। इससे पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर ने आरोप लगाया था कि जब इसराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इन प्रदर्शनकारियों पर हमला किया था, तब अधिकारियों ने इतनी तेजी नहीं दिखाई थी। अमेरिका की दर्जनों यूनिवर्सिटीज में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई कैंपसों में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अब तक 1000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बुधवार को न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और सिटी कॉलेज में 300 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं न्यू हैम्पशायर की डार्टमouth यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे 90 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। उधर जब अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जिस वक्त पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आए, उस वक्त BBC संवाददाता टॉम बेटमैन घटनास्थल पर मौजूद थे। देखिए वहां क्या हुआ। हमें एक नोटिस मिला है। इसमें कहा गया है कि सभी टेंट और दूसरी चीजों को तुरंत हटाया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया तो इसे अतिक्रमण मानते हुए हटा दिया जाएगा। देखिए, अब हमें पुलिस वाले पीछे धकेल रहे हैं। मीडिया और प्रदर्शनकारियों दोनों को पीछे धकेला जा रहा है। वो इस कैंप के करीब पहुंचते जा रहे हैं। वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो टेंट हटा देंगे। वो हमें इस कैंप के पास मौजूद पेड़ों के पास धकेल रहे हैं। उधर शेम शेम की आवाजें आ रही हैं।
अब प्रदर्शनकारियों को खींचकर हटाया जा रहा है। पुलिस वालों के पास इनके हाथ बांधने के लिए हथकड़ियां हैं। इन्हें हटाया जा रहा है। And they're being removed. Well, this had been a peaceful protest. जब हम यहाँ पहुंचे थे तब से ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। यहाँ 12 टेंट थे। प्रशासन ने तुरंत नोटिस दिया और इन्हें जाने को कहा। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी आगे बढ़ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए जैसे ही पुलिसकर्मी डंडे और लाठियां लेकर आए, माहौल तनावपूर्ण हो गया। Moved in with sticks and batons and have forced these protesters out. और गिरफ्तारियों के डर से प्रदर्शनकारी ये जगह छोड़ने लगे हैं और कैंप के बचे हिस्सों को हटाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि कैंप नहीं लगा सकते हैं। पुलिस दंगारोधी साजो सामान के साथ आई हुई है। आपको क्या लगता है प्रदर्शनों पर इनका क्या असर होगा? इसका क्या असर होगा मैं बताती हूँ। प्रशासन और सरकार की सोच से एकदम उल्टा असर होगा, क्योंकि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑफ डैलस के प्रशासन और सरकार के असली रंग क्या हैं। और उनकी असलियत ये है कि आक्रामक ढंग से वो अपने छात्रों को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। इन लोगों का कहना है कि वो प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन टेक्सास की सरकार का कहना है कि इस तरह के कैंपों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस जंग की वजह से 2 हिस्सों में बटी दुनिया का असर अमेरिका की नई पीढ़ी तक देखा जा सकता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कल जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई हुई उसे वहां मौजूद एक भारतीय छात्रा ने भी देखा। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं। अब से कुछ देर पहले हमने उनसे फ़ोन पर बात की और उनसे पूछा कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुआ क्या था, अब हालात क्या हैं। सुरक्षा कारणों से हम उनकी पहचान जाहिर नहीं कर रहे। उन्होंने हैमिल्टन हॉल, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स जिस पे कब्जा कर लिया था, उसमें वो पुलिस घुस गई थी। मतलब बहुत ही प्रॉपर्ली प्लान्ड था ये सब पुलिस के साइड से। हाँ, सारे टेंट्स हट गए, सारे बच्चे भी हट गए, क्योंकि हम लोग को कैंपस पे अलाउड नहीं है जाना। लॉक्ड है, आप अपने अपने बिल्डिंग्स में रहिए। जो बच्चे बाहर रहते हैं कैंपस के, वो एकदम भी एंटर नहीं कर सकते हैं। सारे डाइनिंग हॉल्स बंद कर दिए गए हैं, लाइब्रेरीज बंद हैं। अभी फाइनल एग्जाम पीरियड है और उन्होंने सारी लाइब्रेरीज बंद कर दी हैं। काफी चिंता है। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना एस्केलेट होगा, या फिर बच्चों की तरफ, प्रोटेस्टर्स के तरफ से इतना एस्केलेट होगा, या फिर इतनी पुलिस आके इतने लोगों को ले जाएगी, या इतने बच्चे सस्पेंड हो जाएंगे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। और कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे पाकिस्तान में किस प्राचीन हिंदू मंदिर में जुटे पूरे मुल्क से आए श्रद्धालु। और 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमास के हमले के बाद इसराइल ने पहली बार उत्तरी गाजा की मेन क्रॉसिंग खोल दी ताकि वहां मानवीय मदद पहुंच सके। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि गाजा की 70% से ज़्यादा आबादी भयानक भूखमरी का सामना कर रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और लंबे वक्त से राहत एजेंसियों की मांग के बाद इसराइल ने आखिरकार एरेज क्रॉसिंग खोली है। देखिए वहां से बीबीसी संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट। जंग की ओर खुलने वाला दरवाजा, लेकिन अब इसी दरवाजे के जरिए इसराइली सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि गजा में राहत सामग्री पहुंचाने के काम को कैसे तेज किया जाएगा। गजा के उत्तर में मौजूद ये है एरेज क्रॉसिंग, जिसके दूसरी तरफ है वो गजा जो अब तबाह हो चुका है। इस रास्ते से हर दिन गजा में 500 ट्रक्स भेजने की योजना है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि इससे भी ज्यादा राहत सामग्री भेजी जाए, ताकि जिसे वो इंसानों की वजह से पैदा हुए अकाल के हालात कह रहा है, उस पर काबू पाया जा सके। इस पूरी योजना को ऐसे पेश किया जा रहा है जिससे ये लगे कि इसराइल अमेरिका और अपने दूसरे सहयोगियों की बातें मान रहा है। जब ये जंग 7 महीने पहले शुरू हुई थी, तब से हालात काफी बदल चुके हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने कहा कि हम गजा की पूरी तरह से घेराबंदी कर रहे हैं। ना बिजली होगी, ना खाना, ना पानी और ना गैस, सब बंद। हफ्तों से इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव था कि वो गजा में ज्यादा खाना, दवाइयां और जरूरी चीजें जाने दे। ये कदम उसी का नतीजा है। और एक वरिष्ठ यूएन अधिकारी ने चेताया भी कि शायद इसराइल युद्ध अपराध में शामिल है और खाने को इस जंग में हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट
इसराइल के वॉर लीडर्स के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बारे में सोच रहा है। क्या आप या आईडीएफ के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी चिंतित हैं कि आप पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाया जा सकता है? हमने किसी भी मानवीय मदद, खासकर खाने की चीजों को गजा में पहुंचाने को लेकर कभी कोई सीमा तय नहीं की है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र और राहत एजेंसियों का कहना है कि ये सच नहीं है। ये वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी है जिसने अपने 7 कर्मचारियों की मौत के 1 महीने बाद फिर से काम शुरू किया है। ये सेंट्रल गजा की लाइफलाइन है जहां बुजुर्गों और बच्चों पर भूख और जंग की चपेट में आ जाने का खतरा सबसे ज्यादा है। इसराइली हवाई हमले के बाद 9 साल की मायम अल को मलबे में से निकाला गया। उनके परिवार के 16 और बच्चे इस हमले में मारे गए। जंग से बिखरी हुई इस जिंदगी को देखिए। मायम ने हमसे कहा कि वो ऊपर वाले के पास जाना चाहती है। युद्ध विराम मारे गए लोगों को जिंदा नहीं कर पाएगा, पर शायद वो मायम को जिंदगी पर फिर से एक बार एतबार करने का मौका दे दे। और इसराइल जहां एक और गजा में जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर लेबनान के साथ लगती अपनी उत्तरी सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ भी उसका संघर्ष चल रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले किए। इसराइल के जवाबी हमलों में अब तक हिजबुल्लाह और दूसरे समूहों के सैकड़ों लड़ाकों के साथ लेबनान के करीब 70 नागरिक भी मारे गए हैं। इस संघर्ष के कारण सीमा के दोनों ओर से हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। बीबीसी संवाददाता कैरीन तोरबे यूएन पीस कीपर्स यानी संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के जवानों के साथ दक्षिणी लेबनान गई। वहां से देखिए उनकी रिपोर्ट। दक्षिणी लेबनान में सफर करना काफी खतरनाक हो सकता है। लेबनान की सेना के साथ हम सरहद पर बसे उन गांवों की ओर जा रहे हैं जो तबाह हो चुके हैं। सीमेंट से बनी इस दीवार के उस पार इसराइल है। हम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ दक्षिणी लेबनान के गांवों की तरफ जा रहे हैं। पिछले 7 महीनों से यहाँ भारी बमबारी हो रही है, इसलिए हम यूएन के साथ जा रहे हैं ताकि सुरक्षित तरीके से हम वहां हुई घटनाओं का जायजा ले सकें। खाली गांव और वीरान पड़े मकान, यहाँ की शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हो चुकी है। ऐसा लगता है कि यह जगह बरसों से सुनसान है। लोहे और सीमेंट का यह मलबा कभी किसी का घर था। हमारे आने से कुछ ही दिन पहले यहाँ इस्राएली हमला हुआ था। इसे अब शायद ही कोई घर कहे। यहाँ रहने वाला परिवार महीनों पहले ही यहाँ से चला गया था। हजारों लोगों ने डर की वजह से ये जगह छोड़ दी। इस्राएली हमले जो पहले सीमित थे अब बढ़ गए हैं, जिनकी वजह से दक्षिणी लेबनान के कई शहर वीरान और तबाह हो गए हैं। ये कॉफी शॉप थी और इसके बगल में ये थी 2 मंजिला इमारत जो इस्राएली हमले के बाद अब इस बड़े गड्ढे में तब्दील हो चुकी है। हम जैसे ही जाने लगे, यहाँ एक और इस्राएली हवाई हमला हुआ। इसराइल ने कहा कि उसने अल्मा अल शाब के सीमावर्ती शहर में एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों को निशाना बनाया। ये शहर हमसे कुछ ही किलोमीटर दूर था। हुसैन सीमा के पास के शहर में रहते थे, पर अब वो अपने परिवार के साथ बेरूत के बाहरी इलाके में रह रहे हैं। शहर पर पहला हमला होते ही उन्होंने घर छोड़ा और थोड़ा बहुत सामान साथ ले आए। अक्टूबर में हम उनके शहर गए थे। हमने उन्हें तब की तस्वीरें दिखाई। वो कहते हैं कि कई इमारतें अब पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं। मैंने कहा कि इसराइल दावा करता है कि वो हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बना रहा है। वो आम लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। ये व्यवस्थित तरीके से की गई तबाही है। ये सच नहीं है कि वो हमले का जवाब दे रहे हैं। हिंसा के इस तनावपूर्ण माहौल में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को अभी भी लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं। इन हालात से कई लोग थक गए हैं और मेरा भी मानना है कि दूसरी ओर हो रही जंग से भी लोग थक चुके हैं। अब वक्त है शांति का। संयुक्त राष्ट्र के लिए अगली चुनौती होगी स्थानीय लोगों की मदद करना ताकि वो वापस आकर अपने घरों में रह पाएं।
गजा जंग की शुरुआत से ही यहाँ हो रही जंग पर कम ध्यान गया है, मगर डर है कि ये किसी भी पल जंग का केंद्र बिंदु बन सकती है। और बात पाकिस्तान की, जहाँ की बलूचिस्तान में है हिंगलाज माता का मंदिर। बताया जाता है कि ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है। यहाँ हर साल होने वाली तीर्थ यात्रा में पूरे पाकिस्तान के हिंदू बड़ी तादाद में जुड़ते हैं। इसे पाकिस्तान में हिंदुओं की सबसे अहम तीर्थ यात्रा माना जाता है। यहाँ आ रहे श्रद्धालुओं की मांग क्या है, देखिए पाकिस्तान से शुमाला खान की रिपोर्ट। आंचल नंगे पांव हिंगलाज माता की यात्रा कर रही हैं और अपने साथ एक मन्नत भी लाई हैं। वो कराची से आई हैं। मेरी मन्नत इंशाल्लाह पूरी हो गई है। अगले साल की फिर की मन्नत है, वो भी पूरा ही हो जाएगा इंशाल्लाह। कराची से 250 किलोमीटर दूर बलूचिस्तान के पहाड़ों में मौजूद हिंगलाज माता के मंदिर में हर साल अप्रैल के महीने में ये मेला सजता है और यात्री सती पूजा के लिए जमा होते हैं। यात्री माता के दर्शन से पहले या बाद में हिंगोल नदी में डुबकी भी लगाते हैं। पुरुष हों या महिलाएं या बच्चे, ये सब के लिए लाजमी है। हमारे बड़े कहते हैं कि पाप जो किया हुआ वो धुल जाते हैं, जो भी गुनाह किया हुआ वो धुल जाते हैं, माता धुल डालती। बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे बनने की वजह से हिंगलाज मंदिर तक पहुंचना आसान हो गया है। तकरीबन मुझे जो है 10-12 साल इधर हो चुके हैं आते आते, समझा। और मुझे जो इधर बहुत अच्छा माहौल लगता है, सुकून आता है इधर पे। तो माता की मैं इतनी भावना जितनी करती हूँ उतना सुकून मिलता है, जितनी इबादत करती हूँ उतना ही मेरे एक नई नई एनर्जी बहुत जो कहते वो सुकून आता है, जो किसी में नहीं है, सिर्फ माता के नाम पे। पूरे सिंध और बलूचिस्तान प्रांत से यात्री यहाँ आते हैं। अक्सर इनमें सिंधी, गुजराती, मारवाड़ी, पारकरी और तमिल समेत कई और कम्युनिटीज नजर आती हैं। इस पहाड़ी एरिया में रात गुजारने का कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। लोग सायेदार जगहों और दरख्तों के नीचे अपना ठिकाना बना लेते हैं। सिंध से इंडिया की सरहद बंद है और रेलवे सर्विस भी सस्पेंड है, लेकिन हिंदुओं का मुतालिबा रहा है कि यहाँ भी करतारपुर कॉरिडोर की तरह रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। बहैसियत सेनेटर एक करारदाद पेश की है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि जी हम रिलीजियस टूरिज्म को अगर फ़रोग दें और इस मकाम को भी जिस तरह से आपने कहा करतारपुर राहदारी की तरह हम डिक्लेयर करवा दें, तो आप यकीन जाने कि यहाँ पर डेली हज़ारों लोग आएंगे। हिंगलाज के मेले की सिक्योरिटी पाकिस्तान की फौज और पुलिस फराहम करती है, लेकिन लोकल बलोच भी वॉलंटरीली अपनी सर्विसेज देते हैं। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, लसबेला। और एक्स पर मेरा हैंडल @BBC सारिका पर आप कार्यक्रम पर अपना फीडबैक दे सकते हैं। कल रात 10 बजे हम फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और YouTube चैनल पर लाइव। BBC दुनिया में इतना है।